ठोस कदम हम लोग उठा रहे हैं, इसीलिए घटनाएं हो रही हैं। आप इससे ठोस कदम क्या चाहेंगे कि 3 दिन के अंदर ही 50 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया गया, उनके पोस्टर छप गए और उनके पास आप जाकर के देखिए उनका क्या हाल है। दोबारा वो नहीं करेंगे। जनता पार्टी झारखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा जो 8 वर्ष का ये सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चल रहा है, उसके माननीय संयोजक श्री गणेश मिश्रा जी, हमारे साथी पूर्व में विधायक रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता के कार्य को संभाल रहे हैं, सभी पत्रकार साथियों, आप सभी को जोहार। और आज हम सब जानते हैं बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। भगवान बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को स्वतंत्र करने में, आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने योगदान को किया है। हम सब उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र भावना से राष्ट्र निर्माण में जुट सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं और पुनः उस पुण्य आत्मा को, भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। आप सब, जैसे अभी हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय पाठक जी ने आपसे कहा, मैं 2 दिन के कार्यक्रम पर झारखंड में आया था और उसका उद्देश्य था 8 वर्ष में हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं और जो सफलताएं अर्जित की हैं, परिणाम दिए, उनके विषय में हम लोगों से चर्चा करें और उनसे जानकारियां देने का और जानकारियां लेने का, दोनों काम हम इस दौरान जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें लेने का विचार था। 2 दिन मैं झारखंड में रहा, आप सबके बीच में बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भेंट हुई और बहुत सारी जानकारियां भी इस प्रदेश के विषय में, केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में हम सबको प्राप्त हुई। आप सबको जैसी जानकारी है, 2014 में हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी कि हम कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सदैव से हमारे एजेंडे में रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय में जो फिलॉसफी दी थी, जिसके आधार पर भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल काम कर रहा है, उसमें एक मूल तत्व था अंत्योदय, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरल शब्दों में गरीब कल्याण कहा। और ये सरकार बहुत सारे अलग अलग विषयों के साथ ऐसे ज़रूरतमंद और कमज़ोर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को उनका जीवन आसानी से और अच्छा गुजरे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने और उनके जीवन जीने की सुविधाएं बढ़ाने, इस पर प्राथमिकता से काम करने का निश्चय 2014 में ही लिया था और वो काम उन्होंने लगातार किया। इस दौरान हमने 10 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया, 9 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के फ्री सिलेंडर दिए, 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए, गांव-गांव तक, घर घर तक बिजली पहुँचे, उसके लिए अभियान चलाया। 2024 तक हर घर में नल से जल, ऐसी योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जोड़ना, रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका विस्तार कर सकें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दृष्टि ऐसी भी है कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध किए जाएं। और इन सब के पीछे जो हमारी सरकार 2014 में उद्देश्य लेके चली थी, उनको पूरा करने के साथ साथ लोगों की सुविधाएं बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य था, जिसमें निश्चित रूप से 8 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। उसी का उत्सव या उसका
आप कह सकते हैं समारोह हम पूरे देश में मना रहे हैं। उसी क्रम में मुझे रांची आने का अवसर मिला, आप सबके बीच में बात करने का अवसर मिला, उसी क्रम में मैं आया था। इस दौरान आपने देखा होगा कि इन 8 वर्षों में देश ने न केवल तरक्की की है, देश के लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर हमने दिया है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी जो हमारे पास किट नहीं थी, टेस्टिंग किट नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी और वैक्सीन की तो बात भारत में उस समय सोची भी नहीं जा सकती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दौरान जब हमने ये काम शुरू किया, पूरे देश में केवल एक ऐसी प्रयोगशाला थी जिसमें कोविड की जांच हो सकती थी। आज 2500 से ज़्यादा हमने ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई है। साथ ही साथ हम अपनी किट बनाते हैं स्वयं, जिससे टेस्टिंग हो पा रही है। उसके साथ ही वैक्सीन जिस पूरे दुनिया में सारे देश इसकी खोज में लगे हुए थे, रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत निरंतरता से प्रयास किया और उसका परिणाम ये रहा कि हमने न केवल वैक्सीन अपनी बनाई, हमने 190 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया और उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है, अपने देश में निर्मित वैक्सीन दी है। ये आत्मनिर्भर भारत की बड़ी मजबूत पहचान है। इस दौरान जब कोविड का काल था, अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गतिमान रही। आज भी हम दुनिया में सबसे जो तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है उनमें से एक। यूक्रेन का संकट आया, उस दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि जिस तरह से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, भारत एक तीसरी ताकत के रूप में खड़ा हुआ और हमने अपनी विदेश नीति को किसी से प्रभावित नहीं होने दिया। हमने जहाँ पर जो उचित बात थी उसको कहा। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में विदेश मंत्री अमेरिका के साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि भारत को एक तरफ अपना मत देना चाहिए और डीजल की जो हमारी जो ईंधन की खरीद होती है पेट्रोलियम पदार्थों की, उसके ऊपर का उसको रोक लगाना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री ने वहीं पर 2 टूक जवाब दिया था कि आप पहले यूरोप की चिंता करिए, हम जो खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं, पहले आप यूरोप का रोकिए। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब अफ़गानिस्तान में इस तरह की परिस्थितियाँ थी तब आप लोग कहाँ थे, तब आप लोगों ने किसी ने इस तरह के मत को नहीं व्यक्त किया। इसलिए हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, हमने अपने लोगों को जहाँ संकट हुआ, चाहे यूक्रेन हो या अफ़गानिस्तान, दोनों जगह पर मदद दी और उसके साथ ही साथ अन्य देशों को भी जो संकट में आए उनको भी मदद देने का काम किया है। जहाँ रक्षा क्षेत्र की बात है, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों का निर्माण प्रारंभ कर चुके हैं। जो विदेशी कंपनियों से भी हमारे ऐसे करार हो रहे हैं जहाँ पर हम रक्षा तंत्रों को निर्मित करने या उनको परचेज करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका निर्माण भारत में ही होगा। जिन कंपनियों से एग्रीमेंट होगा उनका निर्माण, उन तंत्रों का, उन यंत्रों का भारत में ही होगा। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारा जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने इस दौरान, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या उससे पहले का पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो, जहाँ जनजाति, हमारा जो वाम मोर्चे से प्रभावित हमारे जो उग्रवादी संगठन हैं, इन सभी जगहों पर हमने काम किया है और सब में सफलता पाई। वामपंथी उग्रवाद में भी हम कमी लाने में जहाँ सफल हुए, वहीं उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो बहुत सारे संगठन थे उनसे हमने समझौते किए और शांति स्थापित करने का भी हमने काम किया। जो स्पेशल कानून था उसको भी हमने 60% क्षेत्रों से हटा लिया है, अब कुछ एक क्षेत्रों में ही रह गया है। धीरे धीरे शांति स्थापित करने का काम गृह मंत्रालय ने किया। आप लोग इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे? नहीं, ठोस कदम हम लोग उठा रहे हैं, इसीलिए घटनाएं हो रही हैं। आप इससे ठोस कदम क्या चाहेंगे कि 3 दिन के अंदर ही 50 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया गया, उनके पोस्टर छप गए और उनके पास आप जाकर के देखिए उनका क्या हाल है, दोबारा वो नहीं करेंगे। मेरा ये सवाल है कि इस तरह के संगठन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? तो संगठन पर हो तो रही, अभी PFI पर हमने रोक लगाई, उनके बैंक अकाउंट हमने सीज किए, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो समझ में, जो कानूनन जो भी बात आएगा, जो संदेह में होगा, जिसके विरुद्ध सबूत होंगे, सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
जी जी। हाँ देखिए, जो वामपंथी उग्रवाद है ये जब हम 2014 में आए उस समय चरम पर था और ये लगभग 100 से ज़्यादा ज़िलों में फैला हुआ था। अभी हमने इसको सीमित करके 35 ज़िलों तक सीमित कर दिया है और उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद में लगभग 60% की कमी आई है। ये देखिए, ये सारे जो हमारे जो वामपंथी उग्रवाद से छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारे तेलंगाना, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं वो प्रभावित थे। झारखंड में भी हमने सीमित करने का काम किया। क्या दबाव है भारत पर जो नुपुर शर्मा वाले मामले में? देखिए, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता में कहा, भारत अब ऐसी स्थिति में है जिस पर किसी का दबाव नहीं है। हम खुले रूप से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, सभी के सामने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग देखिए, अभी हमने 2-3 समझौते किए हैं और कुछ नीतियां भी इस तरह की बनाई हैं कि हमारे यहाँ रोजगारों का सृजन हो, लोगों का झुकाव अपनी रोजी रोटी वो अच्छे तरह से कर सकें। इसलिए आप देख ही रहे हैं कि एमएससी है, हमारी जो अलग अलग इंडस्ट्री है उन पर भी हम काम कर रहे हैं। ये एक चुनौती है। इस समय दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलने के कारण बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग मशीन वो आदमी का स्थान लेती जा रही हैं। इसके लिए स्किल्स का होना ज़रूरी है। हमारी सरकार एक स्किल के लिए अलग से काम कर रही है। हमने स्किल मंत्रालय भी बनाया है और ऐसे लोगों को हम रोज़गार देने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस तरह की जो अफवाहें हैं ये वो लोग फैला रहे हैं जो कश्मीर में शांति नहीं चाहते हैं, जिनको बहुत दर्द है कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। वो लोग ऐसे कर रहे हैं। वहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। पर्यटन का क्षेत्र आप देखिए, पिछले 10 साल में इतने पर्यटक कभी नहीं आए जितने इस फाइनेंशियल ईयर में आए। दूसरा सवाल है सर, बीजेपी अपने जो कार्यकर्ता संसद में आ जाता है उसका साथ क्यों छोड़ देती है? बीजेपी किसी का साथ नहीं छोड़ती है। देखिए, कार्यकर्ता को आप ये कहेंगे, देखिए जब जो उन्होंने ये नहीं कहा कार्यकर्ता का साथ छोड़ने की बात नहीं हुई, बात ये हुई भाई पार्टी में है तभी तो कार्यकर्ता है। पार्टी का कोई संविधान है कि नहीं, पार्टी की कोई स्थितियां स्पष्ट हैं कि नहीं है। अगर कार्यकर्ता उन सब बातों को समझ करके बात करेगा तभी ठीक है ना। उन्होंने कहीं किसी को छोड़ा नहीं है और जहाँ कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति उसको हम ठीक करेंगे। तो आप मानते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो भी बातें कही वो गलत है? नहीं, ये देखिए ऐसा है ना, ये तो आप कहो गलत है सही है, हमने जो कहना था हमारे पार्टी के फोरम पर कह दिया। मंत्री जी, अभी हाल अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसी में उसका उत्तर है। मंत्री जी, हाल के दिनों में कई जो है टारगेट करके को ये आपसे किसने कह दिया जम्मू कश्मीर में हम फेल हो गए? क्या सर? टारगेट किलिंग, देखिए ऐसा है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हमने जो पहला सफल और बड़ा कार्यक्रम किया वो कार्यक्रम ये था कि हमने जो कभी चुनाव नहीं हुए थे सरपंचों के, आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए थे, वो चुनाव हुए। सुन लीजिए, अभी पूरी बात सुन लीजिए। 74% वोटिंग हुई। आप वहाँ जा कर के देखिए। मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से होकर के आया हूँ। वहाँ पर विकास के काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल है, सारे लोग ठीक हैं। और जहाँ तक आतंकवाद की घटनाओं की बात करें, आतंकवादियों को लगभग 200 आतंकवादी इस दौरान मारे गए हैं। हमने ऐसी योजना बनाई है जिसमें आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग, ऐसे सभी लोगों को हम टारगेट करके वहाँ शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। वो आतंकवादी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और ऐसे देश और ऐसे लोग जो भारत में अव्यवस्था और असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने 2 घटनाएं इस तरह की हैं, लेकिन हमने उनकी भी व्यवस्था कर ली है। ये कदम रुकने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आप जानिए, चाहे वो हमारी अमरनाथ की यात्रा हो, अभी हमारा जो खीर भवानी का मंदिर में वो भी उत्सव चल रहा है, मेला लगा है। ये लोग जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जाके देखिए। मैं अभी फिर 21 तारीख को कारगिल जाने वाला हूँ। एक मिनट बात तो सुन लीजिए।
जी कश्मीरी पंडितों को देखिए गांव से भागने की आवश्यकता ये बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कह रहे हैं किसी को भागने की आवश्यकता नहीं है, सबको हम सुरक्षा दे रहे हैं और किसी कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा। अमरनाथ यात्रा सहित सारे कार्यक्रमों को हम पूरी तरह से करेंगे, सभी लोगों को सुरक्षा देंगे। हताश और निराश लोग इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उनको मैं आपके माध्यम से भी ये बता देना चाहता हूं कि जो कदम बढ़ा वो पीछे नहीं होगा। हम आतंकवाद पर पूरी तरह से उसका जड़ मूल से सफाया करेंगे और जम्मू कश्मीर में पूरी शांति स्थापित करेंगे। लेकिन सर वहाँ से कश्मीरी पंडित जो भाग रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं? वो तो देखिए ऐसा है, कश्मीरी पंडितों को हम वहाँ बसा रहे हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं। 2-3 घटनाएं इस तरह की हुई हैं। और जैसे मैं एक दिन एक हेडिंग पढ़ रहा था, एक हेडिंग समाचार पत्र में थी, उन्हीं 2 कश्मीर पंडितों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर के थी कि 2 गैर कश्मीरियों सहित 4 लोग मारे गए। महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निर्वहन की है, देश की सुरक्षा में हमारे जो अर्धसैनिक बल लगे हैं उन्होंने वहाँ पर काम किया। उसके अलावा कोविड के दौरान गृह मंत्रालय ने फिर से स्थितियाँ सामान्य हो उसके लिए भी काम किया। और हमेशा जब ये प्रश्न उठाया जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है, उस सारी शंकाओं का समाधान हमने धारा 370 और 35 से हटा करके हमारे गृह मंत्री जी ने उसको भी समाप्त किया। नागरिकता संशोधन विधेयक भी हम लाए, नई शिक्षा नीति भी हम लेकर के आए, किसानों के लिए भी हम कानून लेकर के आए। और इन सारी चीज़ों को केवल हमने शुरुआत, जो हमारा दूसरा कार्यकाल था वो 9 महीने में ही हम लोगों ने इसको किया। उसी दौरान ये कोविड की घटना हो गई जिसने पूरे दुनिया को व्यथित किया, लेकिन उस सब से बिना प्रभावित हुए, वो चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, चाइना से बॉर्डर पर हम लोगों का जिस तरह से एक हस्तक्षेप उनका था उसको हमने रोकने का काम किया। इस तरह की सारी बातों के साथ साथ व्यापार कैसे आगे बढ़े, हमने खुले व्यापार के लिए भी बात की है। दूसरे देशों के साथ भी हम ऐसे संबंध बना रहे हैं। बहुत सारे देश इस समय चीन का विकल्प ढूंढ रहे हैं, भारत उनका विकल्प बन सके, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने एशिया पैसिफिक के रूप में 13 देशों का एक नया संगठन बनाया है, क्वाड का संगठन है, G20 में हम शामिल हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के विदेशों में भी भारत की छवि अच्छी हो, अर्थव्यवस्था अच्छी हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हों और उसके साथ साथ भारत के सभी लोग सुखी हों, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति हो। हम इस पर काम कर रहे हैं और ये 8 साल निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलतापूर्वक परिणाम दिए हैं। और वो काम आगे बढ़े, इसको प्रेरित करने के लिए भी हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी गए और उसके साथ ही साथ लोगों के बीच में भी गए, जिनसे उनकी जानकारियाँ भी बढ़ें और केंद्र सरकार की अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। इस कार्यक्रम के लिए मैं आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, एक सवाल। हाँ, जम्मू कश्मीर में आप एकदम फेल हो चुके हैं। इस ढंग से